मोदी ने छोड़ा पीएम पद। क्या है नीतीश नायडू का पूरा खेल? क्या मोदी बनारस से भी इस्तीफा देंगे? 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिससे राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखने को मिला। भाजपा ने 240 सीटें जीतीं, जो कि 272 के बहुमत के आंकड़े से कम थीं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की राह पूरी तरह से सहयोगी दलों पर निर्भर हो गई। इस स्थिति में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल जैसे कि चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जेडीयू निर्णायक भूमिका में आ गए। टीडीपी ने 16 सीटें और जेडीयू ने 12 सीटें जीतकर भाजपा को समर्थन देने का निर्णय लिया। मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया? लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना और अपनी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंप दिया। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें नई सरकार के गठन से पहले मौजूदा प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देता है। राष्ट्रपति ने इस इस्तीफे को स्वीकार करते हुए मोदी को तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने को कहा जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। इस घटनाक्रम के बाद एनडीए की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुना गया। इसके बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपना समर्थन पत्र सौंपा और भाजपा की सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया। क्या मोदी बनारस से भी इस्तीफा देंगे? चुनाव परिणामों के बाद एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से इस्तीफा देंगे? हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद चुने गए थे, जो उनका पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र रहा है। अगर वह इस सीट से इस्तीफा देते हैं तो इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं। दूसरी सीट से चुनाव लड़ना, अगर उन्हें किसी और महत्वपूर्ण सीट से लड़ने की जरूरत महसूस होती है। सरकार में नई रणनीति, अगर एनडीए के सहयोगी दलों की मांग पर किसी और को इस सीट से सांसद बनाया जाता है। कोई विशेष राजनीतिक गणित, भाजपा के अंदरूनी समीकरण या भविष्य की रणनीति के तहत ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का रोल, भाजपा को बहुमत न मिलने के कारण नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की अहमियत बढ़ गई। ये दोनों नेता अब सरकार बनाने और नीतिगत फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नीतीश कुमार की रणनीति, नीतीश कुमार पहले भी कई बार पाला बदल चुके हैं। वह पहले यूपीए के साथ थे, फिर भाजपा के साथ आए, फिर महागठबंधन में गए और अब दोबारा एनडीए के साथ हैं। ऐसी अटकलें हैं कि नीतीश कुमार सरकार में एक महत्वपूर्ण मंत्रालय मांग सकते हैं या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की शर्त रख सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू की मांग, आंध्र प्रदेश में भाजपा और टीडीपी का गठबंधन है और नायडू ने केंद्र से अपने राज्य के लिए अधिक फंड और विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। नायडू भी केंद्र सरकार में एक मजबूत भूमिका निभाने के लिए प्रयासरत हैं। भाजपा के लिए यह स्थिति क्या संकेत देती है? भाजपा को इस बार 2014 और 2019 के मुकाबले कम सीटें मिली हैं, जिससे यह साफ होता है कि जनता ने सहयोगी दलों की भी जरूरत महसूस की। अब भाजपा को सरकार चलाने के लिए गठबंधन के सहयोगियों के साथ सामंजस्य बैठाना होगा। नीतिगत फैसलों में सहयोगियों की भूमिका, भाजपा को अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं की राय को अधिक महत्व देना होगा। भविष्य की राजनीति, अगर भाजपा 2029 में फिर से बहुमत हासिल करना चाहती है तो उसे अपने संगठन और रणनीति पर दोबारा काम करना होगा। मोदी की भूमिका, नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें सहयोगी दलों के समर्थन के साथ चलना होगा। निष्कर्ष, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जो केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया थी। हालांकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से भाजपा ने एनडीए सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत जुटा लिया है। मोदी वाराणसी से इस्तीफा देंगे या नहीं, इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस बार सरकार में सहयोगी दलों की भूमिका काफी अहम होगी और यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इन सहयोगियों के साथ मिलकर अगले 5 साल तक सरकार कैसे चलाती है।